वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा नीट के और सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी के चैप्टर्स लेकर के आया हूँ, वैसे ही मैं आज भी आपके लिए एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। देखिए, इनमें से हम अभी तक पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मैंने आपको पढ़ाया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर मैंने आपको पढ़ाया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हाँ, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में क्लिक कीजिए, या आप मेरे चैनल में भी जाकर के लास्ट के 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर मिल सकेगी और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझ सकेंगे। राइट? तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ नीचे जाइए, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को साथ में दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो हमेशा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको स्टडी कर सकें। राइट? तो जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि हर एक टॉपिक नीट का फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें बायोलॉजी में आप 340 प्लस मार्क्स अटेन कर सकें। तो इसी स्पिरिट के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की क्लास पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप डायग्राम से ऑलरेडी समझ चुके होंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटो वर्ड का मतलब हो गया स्पर्म, राइट, और जेनेसिस वर्ड का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन किसमें होता है? आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो ध्यान से देखा होगा तो लास्ट टू लास्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझाया हुआ है। उस वीडियो में आपको बताया गया है कि टेस्टिस के अंदर पतली पतली कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये बात मैं आपको क्लियरली वहां पे समझा चुका हूं। राइट? सो ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसे देख सकते हैं। अगर हम आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, टीएस, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक बार टीएस देख लेते हैं और हमें बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सबसे आउटर लेयर जो होती है ये एपिथेलियल सेल की बनी होती है। राइट? एक पहले तो एपिथेलियल की कवरिंग होती है। राइट? ये पतली सी एपिथेलियल लेयर की एक कवरिंग है, ये कवर का फॉर्मेशन करती है। राइट? अब देखिए, मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि इन्हीं के अंदर यहाँ पर कुछ सेल्स इस तरह की पाई जाती हैं जो क्यूब शेप की होती हैं। क्यूब शेप की जो सेल्स होती हैं, इन क्यूब शेप सेल्स को हम कहते क्या हैं? एक्चुअली इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल कहा जाता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। एपिथेलियम, ये एपिथेलियम की बनी हुई एक लेयर होती है, जिसको कि हमने यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल कहा, यह जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहा। तो देखिए, जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्यूबॉइडल होती है, क्यूब शेप की होती है। इन्हीं से धीरे धीरे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। इन्हीं के साथ में कुछ और सेल्स पाई जाती हैं जो कि इनसे साइज में बड़ी होती हैं। ये इन्हीं के बीच में एम्बेडेड होती हैं। जो इनके बीच में एम्बेडेड सेल्स होती हैं, इन सेल्स में कुछ ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ फ्लैजिला जैसे या सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को एक्चुअली हम कहते क्या हैं? इन सेल्स को हम नर्व सेल कहते हैं, या तो आप इन्हें नर्व सेल्स कहते हैं, और या इन्हीं के लिए हम सर्टोली सेल कहते हैं। नर्व सेल या सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जब फाइनली स्पर्म बनते हैं तो यहाँ पर ये क्या करती हैं कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियल से पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनने के लिए आप देखते जाइए, पहले स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद अब थोड़ा सा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि साइज में आपको बड़ी दिखाई देगी। उसके बाद क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है।
स्पर्मेटिड बनने के बाद जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो ये स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं ये नर सेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब इनका सर यहाँ पे धंसा हुआ होता है, ये रिलीज नहीं होते। इसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये फाइनली मैच्योर हो जाने के बाद बीच में जो ल्यूमेन है या बीच में जो जगह होती है, कहाँ पर, इनके बीच में, यहाँ पर ये जा करके रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद जब ये रिलीज हो जाते हैं तो हेड इनका बाहर निकलता है और यहाँ पर ये रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जर्मिनल सेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो होप आपको ये चीज़ कोरिलेटिव लगी होगी। देखिए, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म बनने की फॉर्मेशन को, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, आप इस स्पर्म बनने की प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली फेज जो है उसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, दूसरी फेज को हम ग्रोथ फेज बोलते हैं और तीसरी फेज को मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल्स हैं, आपके जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, ये डिवाइड करती हैं माइटोसिस के थ्रू, और एक यहां सर सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर 2 से 4 और 4 से 8, ऐसे धीरे धीरे ये डिवाइड करती जाती हैं। इनमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। माइटोसिस के थ्रू जो डिवीजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। भाई, इक्वेशनल डिवीजन कहने के पीछे कारण यह है कि एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होती है माइटोसिस में, आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल में डिवाइड होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों तरफ इक्वल हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब आइए, इसको हमने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन फेज, और इन सेल्स को जर्मिनल एपिथेलियल से जो सेल बनी इनको स्पर्मेटोगोनिया कहा। अब स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स इनमें से सेलेक्ट हो जाती हैं और अलग हो जाती हैं, और ये सेल्स आपस में अपने अंदर क्या करती हैं, प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। इनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डीएनए कंटेंट बन जाता है। सेंसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेंसिस होती है, और प्रोटोप्लाज्म इनका डेंस हो जाता है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, तो यही स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, द ग्रोथ फेज और द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इनका साइज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज स्पर्मेटोगोनिया के कंपैरिजन में जस्ट डबल होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। में यहां पे लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। अब इसी फेज को हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, जिस फेज में डिवीजन नहीं हो रहा होता है लेकिन सेल का साइज बढ़ रहा होता है, चीजों की सेंसिस हो रही होती है और प्रोटोप्लाज्म ग्रो कर रहा होता है, सेल अपने साइज में ग्रोथ कर रही होती है। अब आइए देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से एक बार डिवीजन की साइकिल में एंटर कर जाती है, सेल साइकिल के डिवीजन फेज में एंटर कर जाती है, मतलब कि एम फेज में एंटर कर जाती है। अब देखो यहां पर मियोसिस होती है, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। तो यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है। मियोसिस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। आप इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जब एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होती है तो ये 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाती है और 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखिए, एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हुई, मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शन हुआ, उसके बाद फिर से मियोसिस सेकंड हुई, फिर से इसमें डिवीजन हुआ और यहां पर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमेशा जब मियोसिस होती है तो यहां पर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और चारों डॉटर सेल जो होंगी वह हैप्लॉइड होंगी। माइटोसिस में हमेशा 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही डिप्लॉइड होती हैं। अब यहां पर देखिए, मियोसिस सेकंड हो जाने के बाद स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी यहां पर टेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हेड डेवलप नहीं हुआ है, एक्रोसोम नहीं प्रेजेंट है स्पर्म में। आपने स्पर्म का डायग्राम देखा होगा कि स्पर्म के डायग्राम में एक्रोसोम नहीं है। अब देखिए, ये इस कंडीशन में अपने हेड को यहां पर एम्बेडेड होती है, मतलब धसी हुई होती है, किसमें, नर्व सेल में। नर्व सेल या सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब ये न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड होता है उसके बाद इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली गायब हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करूंगा तो एग्जाम्पल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी के जो आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ये इसमें से गायब हो जाते हैं, एक्रोसोम डेवलप हो जाती है, टेल डेवलप हो जाती है। इस तरह से ये मेटामॉर्फोसिस होती है और इस तरह से मेटामॉर्फोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं।
इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को, ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है इस प्रोसेस को, ये वाला आपका जो मेटामॉर्फोसिस है, इसे हम कहते क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। उस मेटामॉर्फोसिस में एक्चुअल जो स्पर्मेटिड्स होते हैं या स्पर्मेटोजोआ के शेप में आ जाते हैं। उसके बाद डेवलप होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये रिलीज होकर के इस ल्यूमेन में या स्पेस में रिलीज हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेशन बोलते हैं। इन सभी टर्म्स को आप प्लीज याद रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेशन कहते हैं। स्पर्मेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि यहां से प्रॉपर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जिनको बोलते हैं वो रिलीज होकर के इस ल्यूमेन में आ जाते हैं और फाइनली इकट्ठा हो जाते हैं वॉश डिफरेंस में जाकर के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मींस मेल, ह्यूमन मेल में एक तरह से स्पर्म का डेवलपमेंट। होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कॉन्सेप्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टिव लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस इंपॉर्टेंट लगते हैं, अगर आपको लगता है ये फ्रूटफुल है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बाकी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए हमेशा नए से नए और ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं, जो कि आपको एटलीस्ट डॉक्टर बनाने में हेल्प कर सकें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।